हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जो हरियाणा पीजीटी की पोस्ट आई हुई है, काफ़ी बड़ी संख्या में पोस्ट आई हैं इस बार। तो उसमें हमारी क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम ऑफ पैटर्न या स्कीम क्या है एग्ज़ाम की, और क्या सिलेबस है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं हमें एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय सावधानी रखनी है या ध्यान में रखनी है, उन सभी के बारे में ब्रीफ में हम चर्चा करेंगे। इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो मैंने राजेरा अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड भी कर दी है, तो आप वहां से भी एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें। बट जो मेन बिंदु हैं वो एक बार मैं समझा देता हूं, क्योंकि काफ़ी साथियों के डाउट आ रहे हैं, सर एस्टेट कब तक जरूरी है और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या सिलेबस है, आरपीएससी की तैयारी करने वाले साथी भर सकते हैं क्या, डिस्टरबेंस नहीं होगा क्या, क्या कुछ संभावनाएं हैं। तो उन सभी के बारे में अपन शॉर्ट में एक छोटा सा वीडियो जिसमें बेसिक चीजें जो आप सभी साथियों को पता होनी चाहिए। तो मेन चीजें जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और एक सीरियस तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफिकेशन, यानी हम उस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हैं क्या, हम उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्या, दूसरा उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या उसकी स्कीम रहेगी, और थर्ड हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। ये तीन चीजें आपको पता रहनी चाहिए। तो देखते हैं हम मेन जो इसका आया हुआ है विज्ञप्ति, उसी से देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा ऑथेंटिक रहेगा। सबसे पहले 23 तारीख को ये आपके पास इसको अनाउंस हो गया था, आपके पास पब्लिश हो गया था, यानी कि आज 25 तारीख है, 23 तारीख को आपके पास ये आ गया था। सबसे पहले यही बताया गया है कि पीजीटी यानी कि हमारे जिसको फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं उसकी आपके पास पोस्ट आई हुई है, और वो रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर में और मेवात कैडर में, दो कैडर बने हुए हरियाणा में, एक तो मेवात कैडर और एक रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर। मेवात के अलावा जो बच गया वो हरियाणा कैडर इसके अंदर आई हुई हैं। आपको सबसे पहले ये बताया गया कि फॉर्म कैसे भरना है। ये इसकी साइट है http://hpsc.go.in, इस पे आपको सबमिट करना है, आपकी आईडी बनानी है, सब प्रोसेस है। यहाँ पर आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है, 6 नंबर पॉइंट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। आफ्टर मेकिंग पेमेंट, यानी सारा काम करके फॉर्म करके पेमेंट करने के बाद क्या करना है, आफ्टर मेकिंग पेमेंट द कैंडिडेट हैव टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसको आपको प्रिंट आउट लेना है, एंड अपलोडेड द सेम आफ्टर ड्यूली चेकिंग एंड साइन इट, यानी इसको आराम से आवेदन पत्र जो आपने भरा है उसको चेक करें कि कोई मिस्टेक तो नहीं है उसके अंदर, फिर आपको उस पर साइन करना है, साइन करके फिर वापस से आपको अपलोड करना है। साथ में लिखा है पॉइंट नंबर 7 में कि एप्लीकेशन प्रोसेस वुड बी कंप्लीटेड ओनली आफ्टर सबमिशन द ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म बाय कैंडिडेट, यानी उस पे साइन करने के बाद वापस अपलोड करने के बाद ही जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रोसेस है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अपन राजस्थान में ऑनलाइन भर देते हैं और काम हो जाता है, यहां पर आपको ये करना पड़ेगा, उसको निकालना है, साइन करना है, चेक करके फिर वापस अपलोड करना है। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, कई बार जल्दबाजी में हम ये चीजें भूल जाते हैं। दूसरे यहां पर बताया है कि पोस्ट का नाम क्या है और कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया पब्लिश हो गया था 23 तारीख को। जो ओपनिंग डेट है यानी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आप 25 यानी कि आज से भर सकते हो, और ये 14 अगस्त यानी 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त तक आप इसको भर सकते हो। तो जिन भी साथियों को भरना है वो अभी भर दें, अगस्त में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यानी कि आपके पास मैं बात करूं 25 जुलाई से और 14 अगस्त के बीच का टाइम है, तो 14 दिन तो ये मान लो, 6 दिन ये मान लो, लगभग 20 दिन का आपके पास समय है। तो आपको जिन भी साथियों जो क्वालिफाई हैं वो जुलाई में भर दो, लास्ट डेट तक हमें नहीं जाना, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि एग्जाम डेट है वो क्या कुछ। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर बता रखी है, कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हम उसमें एलिजिबल हैं या नहीं है वो इसके अंदर आपको चेक करना है, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद ही आपके पास एडमिट कार्ड वगैरह जो चीजें हैं वो आएंगी। द एलिजिबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट विद रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय हर हिम
assessed only after the candidate has qualified for the interview। इंटरव्यू में क्वालिफाई होते हैं तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह आपके वहां पर चेक किए जाएंगे। अब पोस्ट, टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो 3069 पोस्ट है टोटल पोस्ट, तो काफी बड़ी संख्या में पोस्ट आई है 3069 पोस्ट। अगर मैं बात करूं हम राजस्थान या अदर स्टेट से हरियाणा के अलावा, तो हमारे पास जो जनरल में पोस्ट है, जनरल पोस्ट, जनरल जिसमें कितनी है आपके पास 1703 के लिए हम एलिजिबल हैं। बाकी हरियाणा वाले हैं वो 3069 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करें इसमें सभी पोस्ट की दे रखी है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो अब सबसे बड़ा जो नंबर है इस बार मैथमेटिक्स में ही आया है। मैथ्स की सबसे ज्यादा कमी है, यहां पर सबसे बड़ा नंबर है 414 पोस्ट है रेस्ट ऑफ हरियाणा में। आरओएच का मतलब है रेस्ट ऑफ हरियाणा में, और मेवात में है 42 पोस्ट। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, सबसे बड़ी पद है, सबसे ज्यादा पद है वो मैथ में। इसमें दो कैटेगरी है, रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात। तो 414 आपके पास रेस्ट ऑफ इसमें है हरियाणा में, और 42 पोस्ट आपकी मेवात में है। यानी टोटल पोस्ट की मैं बात करूं 4 और 2 6, यानी कि 456 पोस्ट, 456 पोस्ट आई हुई हैं। इतनी पोस्ट आरपीएससी में आपको 3 भर्तियों में भी नहीं मिलेंगी। अगर मैं बात करूं 2018 वाली वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें 196 पोस्ट थी, इस बार 67 पोस्ट थी। टोटल मिलाकर ही ये लगभग ये मान के चलो 300 पोस्ट हुई, 267 456 पोस्ट आ रही हैं। अगर हम बात करें जनरल की भी हमारे कितने काम किए हैं, तो अगर मैं जनरल पोस्ट की बात करूं जनरल की, तो जनरल में हम देखें यहां पर 228 प्लस 224 यानी इसमें से 228 है और इसमें से 24 पोस्ट हैं। तो हमारी जो काम की पोस्ट है 8 4 12 5 252 पोस्ट में हम राजस्थान या मध्य प्रदेश या दूसरे जो भी स्टेट से हैं वो एलिजिबल है। तो ये नंबर अपने आप में काफी बड़ा नंबर है। तो जो भी साथी इसके एलिजिबल हैं उसको फॉर्म भर देना चाहिए, काफी ज्यादा संभावना है। अब एलिजिबल कौन है, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो हमें देखनी है। तो बाकी साथी भाई देख लें, इसके अंदर अपने अपने पॉलिटिकल साइंस की 283 प्लस 59, फिजिक्स की 410 प्लस 36, ठीक है ना, सारी पोस्ट यहाँ पर दे रखी हैं। ये मैंने अपलोड भी कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है नोट लगा के इंपॉर्टेंट चीजें, वो एक बार आप पढ़ लेना भाई। यहाँ पर नोट नंबर 4 थोड़ा सा ध्यान रखना, 4 और 5 यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी है भाई। आप सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट भर रहे हो रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात के अंदर, तो आपको वहां पर प्रेफरेंस देनी कौन से कैडर में, फर्स्ट रेस्ट ऑफ हरियाणा देना है या मेवात देना है। अगर आप प्रेफरेंस नहीं देते हो तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो मानी जाएगी रेस्ट ऑफ हरियाणा, और सेकंड आपकी मेवात मानी जाएगी अपने आप, ठीक है ना। ये आप नोट पढ़ लेना। अब यहां पर बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक प्रकार से, ठीक है ना। तो क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो सबसे पहला ए पार्ट में दे रखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल एडवर्टाइजमेंट ऑफ पोस्ट। जितने पोस्ट हैं उन सभी के लिए ये चीज जरूरी है, क्या है, मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत। मैट्रिक यानी कि 10th क्लास में आपके हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो इसके अलावा 12th में बीए एमए या आपके पास जो भी आपने किया है उसमें विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी उसमें आपने कम से कम हिंदी पढ़ा हो, यानी 10th में हिंदी या संस्कृत हो या 12th बीए एमए में आपने हिंदी पढ़ी हो। ये आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर पॉइंट नंबर फर्स्ट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी एच स्टेट। एच स्टेट अगर आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, और सबसे बड़ी समस्या यही आती है। एच स्टेट मैथमेटिक्स में बहुत ही गिने चुने लोग आपको मिलेंगे। अगर मैं बात करूं रफली तो 1000 के आसपास लोग मुश्किल से एच स्टेट मिलेंगे। तो जिन साथियों का एच स्टेट है वो मानकर चलो इस भर्ती में इस बार लगभग 99% है वो लग जाएंगे, जिसका एच स्टेट है, ठीक है ना। एच स्टेट जरूरी है आपका
कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। और आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्या मतलब आगे दिया हुआ है नोट लगाकर हम देखते हैं। आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है 10वीं 12वीं बीए या 10वीं 11वीं 10वीं 12वीं यूजी पीजी इन चारों में मिलाकर के आपका एग्रीगेट है एवरेज 50% होना चाहिए। और उसके साथ साथ एमएससी में भी आपका 50% होना चाहिए हरियाणा उसमें, वो भी हम आगे देखेंगे सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन के अंदर। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए। मेन आपका स्टेट है सभी की 10वीं में हिंदी पढ़ी होती है, बीए एमए और 12th में भी, इसमें नहीं है तो इसमें आपको हिंदी मिल जाएगा। एज स्टेट जिस साथी के पास भी है वो इस बार पूरी संभावना है कि इस बार यहां पर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। गुड रिकॉर्ड है, ये बिल्कुल आसान सा है, आप आराम से कर सकते हो। सेकंड पॉइंट की हम बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट, ये तो जनरल है, सभी के लिए होना चाहिए। अब इन्होंने क्या दे रखा है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, इसके अंदर लगभग सभी के अंदर जो दे रखा है वो क्या है 50% प्लस बीएड। अगर मैं बात करूं यहां पर मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स पीजीटी मैथमेटिक्स, एमए या एमएससी मैथमेटिक्स से हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स से हो, विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल, यानी ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी में आपने, या बीए मैथमेटिक्स भी होती है बीडीयू वगैरह में, तो आपके मैथमेटिक्स रहने चाहिए एक सब्जेक्ट कम से कम। जैसे अपन पास कोर्स करते हैं पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो मैथ आपके पास ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और पीजी है वो आपकी 50% से होनी चाहिए, प्लस बीएड होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर मैं बात करूं यहां पर मुख्य जो चीज है जहां पर आपके पास एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन में एज स्टेट सबसे जरूरी है, एज स्टेट प्लस आपके पास एमएससी या बोलूं पीजी आपकी होनी चाहिए विद 50%। थर्ड मैं चीज आपकी बात करूं यहां पर आपके पास बीएड होनी चाहिए। अगर जिस साथी के पास ये तीन चीजें हैं और जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो मैं दिखाऊंगा अभी, अगर वो चीज है वो सबके पास मिल जाता है, हिंदी सबके पास पढ़ी हुई मिलेगी, ये अगर आपके पास है, पीजी 50%, बीएड हो और एस्टेट हो, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है ना। ये कंप्यूटर साइंस में शायद 55% होना चाहिए, बाकी लगभग सभी में यहाँ पर 50% प्लस बीएड दे रखा है। कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा आप देख लेना, जो भी साथी कंप्यूटर साइंस से हैं वहां पर शायद 55% होना चाहिए। अब यहां पर नोट लगा के लिखा हुआ, फर्स्ट नोट में देखो, कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की इन्होंने परिभाषा क्या लिखी है, मींस द कैंडिडेट हैविंग 50% मार्क्स आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ एनी 3 एग्जामिनेशन फ्रॉम 10th 12th यूजी पीजी, यानी आपके पास 10वीं के एग्जाम में, 12वीं का एग्जाम है, या यूजी है या पीजी, चार में से कोई भी तीन में आपके पास 50% एवरेज मार्क्स आना चाहिए, एनी 3। साफ लिखा, यानी यहां पर आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ एनी 3 एग्जामिनेशन, चार में से कोई भी 3 एग्जाम में 50%, वो लगभग सभी साथियों के मिल जाते हैं। उसके साथ ध्यान रखना यहाँ पर, हाउ एवर द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीजी में 50% होना जरूरी है, एवरेज भी और पीजी में 50 होना चाहिए। ये नहीं कि आपका एवरेज तो 60 बन रहा है, पीजी में 49% है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। कैंडिडेट मस्ट हैव 50% मार्क्स इन पोस्ट ऑफ ग्रेजुएशन एक्सेप्ट पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सेप्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस में शायद यहां पर लिखा हुआ इन्होंने 55% चाहिए, बाकी सभी में 50% चाहिए। तो ये लगभग सभी साथियों के मिल जाते हैं, कोई ज्यादा समस्या नहीं है। इसके अलावा बाकी चीजें हैं वो आप पढ़ लेना, कुछ छूट वगैरह दे गई है हरियाणा के जो लोग हैं कैटेगरी वाले हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ये टॉपिक जो यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में। नेक्स्ट ये नोट 2 लगा के लिखा हुआ है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूं, अदरवाइज वीडियो है क्या वो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा। इन्होंने लिखा द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विद रिगार्ड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी डिटरमाइंड ऑन क्लोजिंग डेट 14 अगस्त 2024 फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सभी में यही लाइन लिख रखी है, मतलब इस घुमा फिरा के यही कहा गया है। इसमें बात करें, एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट एंड अदर कंडीशन, क्या स्टुपेटेड
इन द एडवर्टाइजमेंट ऑन द क्लोजिंग डेट 14 अगस्त 2024। इनका कहने का अर्थ यही है कि आपकी सारी की सारी क्वालिफिकेशन है वो 14 अगस्त से पहले पहले, जो लास्ट डेट है उससे पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर अपने जैसे राजस्थान के अंदर मैं बात करूं, अगर आप आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हो फर्स्ट ग्रेड का, तो आपकी क्वालिफिकेशन यानी आपकी बीएड या पीजी का रिजल्ट है वो जिस दिन आप एग्जाम में बैठते हो उससे पहले पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। जैसे कल एग्जाम है मेरा, तो आज तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। हरियाणा में क्या किया है कि जो लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म की यानी 14 अगस्त 2024, इससे पहले पहले आपकी सारी की सारी क्वालिफिकेशन, आपकी बीएड भी हो जानी चाहिए, आपका एस्टेट भी क्लियर हो जाना चाहिए, आपकी पीजी भी हो जानी चाहिए। ये नहीं कि आपने एग्जाम हो सकता है ये 1 महीना लगे, 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 8 महीना लगे, ऐसा नहीं कि इस बार वाला एस्टेट जो आगे होगा, साल में 1 बार एस्टेट होता है, तो जो आगे एस्टेट होगा वो आप भरो और आप क्वालिफाई हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। ज्यादा साथी यही मार खाते हैं, तो पता नहीं एग्जाम कब होगा, एस्टेट अगली बार कर लेंगे। जैसे अपन राजस्थान में ऐसा कर सकते हैं, आरपीएससी में चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हो, नेट है वो हमें चाहिए इंटरव्यू के टाइम पर, बट यहां पर सारी की सारी क्वालिफिकेशन है वो क्लोजिंग डेट से पहले पहले हो जानी चाहिए। तो जिन साथियों का एस्टेट नहीं है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो पीजी फाइनल ईयर में है, जिनका रिजल्ट 14 अगस्त से पहले पहले नहीं आ पाता है, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। ठीक है ना, ये नोट आप अच्छे से इसको वापस से पढ़ लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट मैं बात करूं स्कीम या जिसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ एग्जाम। यहां पर स्पष्ट दिया गया है एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम है वो 3 स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज की मैं बात करूं, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 1 नंबर पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। दूसरा आपका सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट होगा, सब्जेक्ट का नॉलेज या मैं बोलूं सब्जेक्ट टेस्ट। और थर्ड आपके पास यहां पर मैं बात करूं तो इंटरव्यू होगा, जिसको हम बोलते हैं साक्षात्कार। ये 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट आप में यहां पर 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, यहां पर शायद आपके पास देखते हैं आगे 200 क्वेश्चन होने चाहिए। और इंटरव्यू आपका ये 12.5% का वेटेज रखेगा, ये 87% का वेटेज रखेगा, आगे लिखा हुआ है। 100 एमसीक्यू होंगे आपके पास, 2 घंटे का समय होगा। उसके अंदर प्रत्येक 100 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा। इसके अंदर आपके पास स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या करना है, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका यहां पर इन्होंने बोल रखा कि ऑप्शन है वो 5 होंगे। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं भरा तो 25.25 मार्क्स यानी 1/4 नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर इन्होंने कर रखी है, वो कितनी कर रखी है, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी 1/4 नेगेटिव है। अपने राजस्थान में मोस्टली 1/3 होती है। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो या कोई भी घोड़ा नहीं भरते हो तो 0.25 मार्क्स हैं वो आपके कट जाएंगे, क्योंकि 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगर आपने 10% से ज्यादा क्वेश्चन के घोड़े नहीं भरे तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। तो 5वें ऑप्शन तो सभी को पता है, आप सभी ने एग्जाम दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा भी ओनली इंग्लिश दे रहे हो लैंग्वेज या बाइलिंगुअल है तो हिंदी इंग्लिश दोनों हो जाएंगे, या कोई स्पेशल लैंग्वेज में भी आप दे सकते हो। ठीक है, यहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास ये वाला टॉपिक है, यानी कि 4 टाइम कैंडिडेट, जितनी पोस्ट है उसके 4 गुना। जैसे किसी की पोस्ट 100 है तो 400 अभ्यर्थी हैं वो स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होंगे। यानी लगभग जो एग्जाम के लिए नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं या बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है तो वो वैसे ही फर्स्ट चरण में बाहर हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने। यहां से क्या थोड़ा सा जो भ्रष्टाचार है, जो नकल माफिया है, तो वो कम हो जाएंगे, क्योंकि नकल के लिए उसको पहले फर्स्ट चरण पूरा करना पड़ेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो पहले ही बाहर हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं वो 3 चरणों में पैसे देगा, पैसे देने वाला एक जगह ही दे पाता है। तो यहां पर अपने लिए जो साथी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा काम किया है। और 3 चरण, ये कहने को 3 चरण, हालांकि 4 चरण हो जाते हैं। एस्टेट में भी बहुत साथी बाहर हो जाते हैं। पहले एस्टेट होना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट हो, फिर सब्जेक्ट का नॉलेज हो, फिर इंटरव्यू हो।
काफी अच्छा ये मॉडल है और मुझे लगता है ये मॉडल हर जगह अपनाना चाहिए। हालांकि इंटरव्यू वाला थोड़ा सा एक समस्या रहता है, संदेशपद रहता है। इंटरव्यू को हटा करके 3 चरण होने चाहिए। एस्टेट की जगह अपने भी यहाँ पर अगर आर्टेट हो, अच्छा लेवल हो, तो 50% साथी वहीं पर बाहर हो जाएंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए, जिसको प्री बोल सकते हैं प्रकार से। प्री होने के बाद सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें काफी अच्छा काम किया है। तो यहां पर लिखा कि 4 गुना कैंडिडेट होना चाहिए, और 4 गुना के साथ साथ इसमें एक चीज और है, प्रोवाइडेड दैट दे हैव स्कोर्ड द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 50% इन स्क्रीनिंग टेस्ट। 4 गुना के साथ साथ उनका मिनिमम 50% स्कोर भी होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि अगर आपके पास 100 ही पोस्ट हैं, 400 लोग बोलेंगे, लेकिन इन 400 लोगों के 25% मार्क्स भी होना चाहिए। ये नहीं भाई हो सकता है 100 पोस्ट में 500 लोगों ने फॉर्म भरा हो, उसके बाद अगर 200 लोगों में 25% मार्क्स ही नहीं आए, तो वो 300 ही आपके पास होंगे, क्वालिफाई होंगे। तो 2 चीजें हैं, 4 गुना और साथ साथ में उन 4 गुना में सभी का 25% है, वो मार्क्स भी आनी चाहिए। अगर 100 मार्क्स का है तो 25 मार्क्स आना जरूरी है। जैसे अपने 40% का क्राइटेरिया है, वैसे यहाँ पर 25% का क्राइटेरिया है स्क्रीनिंग टेस्ट में। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी चीजें आप पढ़ लेना, काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा सेकंड पे आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। 3 घंटे का समय होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। 3 आवर का टाइम है, 150 क्वेश्चन होंगे आपके पास। और इसका सिलेबस है वो आपको दे रखा है अनेक्सर 1 से लेकर 20 तक, ठीक है ना। जो अलग अलग टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज है, वहां पर आपको सिलेबस दे रखा है। 3 घंटे में 150 करने हैं। ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो यानी कि अपना जो पेपर सब्जेक्ट वाला होगा वो सिर्फ इंग्लिश में लैंग्वेज में होगा, हिंदी में नहीं होगा। ये ध्यान रखना। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो साथी मैथमेटिक्स से हैं, फिजिक्स से हैं, साइंस बैकग्राउंड वाले साथी हैं, वो थोड़ा सा बाइलिंगुअल रहने का प्रयास करें। भाई राजस्थान में सबसे खराब हालत है ये चीज इस मामले में। जब थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म इंग्लिश में लेते हैं, सर हमें हिंदी पढ़ी। भाई आपने पीजी की है, आपने एमएससी की है, वो इंग्लिश में की है, तो थोड़ा सा खुद को हिसाब से डालें कि अपन अगर बाहर एग्जाम दे तो प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, बाकी है वो बाइलिंगुअल में होंगे। इसमें आपके पास क्या है, देखो फर्स्ट चरण में हो गए आप 4 गुना में आगे 25% होना चाहिए। यहां पर द नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑफ कॉल्ड इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे सिर्फ 2 गुना, 2 टाइम्स। इंटरव्यू में 2 गुना ही पास करेंगे, ज्यादा पास ही नहीं करेंगे। इंक्लूडिंग ब्रैकेट कैंडिडेट, ये पता नहीं क्या ब्रैकेट कैंडिडेट है। उसके बाद है नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड इन मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 35%, यानी 2 गुना में होना चाहिए और साथ में उनके 35% मार्क्स भी होना चाहिए। यहां भी अच्छा काम किया इन्होंने। अगर पोस्ट मान ले 100 हैं तो 200 लोगों इंटरव्यू बुलाएंगे, पर 200 लोगों के जो इस पेपर में 35% मार्क्स भी होने चाहिए। अगर नहीं है तो कम हो जाएंगे। यानी कि यहां पर इंटरव्यू में ज्यादा फेरबदल नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 गुना ही बुला रहे हैं, 3-4 चरणों वैसे बार कर देंगे। तो मैंने कहा जिसका एस्टेट है और जिसको थोड़ा बहुत अगर सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ है, तो वो यहां पर 99% है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। The weightage of subject knowledge subject test will be 87.5%। मैंने बताया था 87.5% आपका सब्जेक्ट नॉलेज का रहेगा, 12.5% आपका किसका रहेगा, इंटरव्यू का रहेगा। यहां पर स्क्रीनिंग टेस्ट का कोई भी रोल नहीं है, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ, पीछे आप पढ़ोगे The marks obtained by candidate in the screening test will not be counted for final selection because it is only the shorted listing of category wise candidate for the subject knowledge test। यानी यहां पर जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके मार्क्स हैं वो ऐड नहीं होंगे, ये ध्यान रखना आपको। ये सिर्फ आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है कि आप आगे बढ़ पाते हो या नहीं बढ़ पाते हो। आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी वो सब्जेक्ट नॉलेज प्लस इंटरव्यू से 87.5% और 12.5% है, वो आपका इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। मेरिट फाइनल मेरिट लिस्ट बी प्रिपेयर्ड एडिंग द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू वॉइस, ठीक है ना, वाइवा, जिसको बोलते हैं इंटरव्यू और वाइवा से। यानी आपका इंटरव्यू होगा 12.5% का और 87.5% वेटेज है वो आपका सब्जेक्ट के नॉलेज का होगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पर
ध्यान देना है, काफी अच्छा पैटर्न बनाया है एग्जाम का। और मेरा मानना ये पैटर्न अगर सभी जगह हो तो नकल है वो काफी हद तक जो आपके भ्रष्टाचार जो हम बोल रहे हैं वो काफी हद तक रुक जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा चीज बनाई यहाँ पर। बाकी आप थोड़ा सा यहाँ पर नोट लगे हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेना। अगर हम बात करें स्केल पे की तो 47,600 से 1,51,000 तक प्लस यूजुअल अलाउंस एज एप्लीकेबल, काफी अच्छी सैलरी है, सैलरी भी बहुत ही शानदार है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें सब्जेक्ट, तो अनेक्जर 1 से लेकर 20 मैंने बताया था, वहां पर इन्होंने सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो अपलोड कर रखा है। तो मैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की यहाँ पर चर्चा करूंगा थोड़ी सी ब्रीफ में। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी की तो उनके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो सिलेबस, सबसे पहले सेट रिलेशन है, सेट है रिलेशन फंक्शन, ये अपने भी है भाई आरपीएससी में, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों में है सेट और रिलेशन एंड फंक्शन। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये भी हम पढ़ते हैं भाई, अलग से अपने लिखा हुआ नहीं है बट ये पढ़ते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत, उसके बाद पी एंड सी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी पढ़ते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी भी पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करें बाइनोमियल थ्योरम, ये भी हम पढ़ते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, रियल वाला जो पार्ट है यहाँ पर नो सॉरी ये वो है सीक्वेंस एंड सीरीज में, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है वो वाली है, लॉगरिथम है, एक्सपोनेंशियल है। थोड़ा सा आप और इसको डिटेल से पढ़ लेना। जो हम पढ़ते हैं 12th का पार्ट है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है, ये वाला पार्ट हम नहीं पढ़ते हैं बट छोटा सा पार्ट है, हम आसानी से पढ़ सकते हैं, ये आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ये सभी साथी पढ़ते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 12th का पार्ट है, ये सभी के सभी छोड़ के नंबर थ्योरी वाला हम सारा का सारा पार्ट यहाँ पर पढ़ते हैं आरपीएससी में भी। 2D ज्योमेट्री काफी लंबा चौड़ा पोर्शन दे रखा है और बहुत अच्छे से हम पढ़ते भी हैं। 2D है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम पढ़ते ही हैं भाई रोल थ्योरम क्या होता है, चेन रोल, डिफरेंशिएशन। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इंटीग्रल कैलकुलस है, ये हम बीएससी के दौरान पढ़ते हैं और 11th 12th में भी है, कॉन्टिन्यूटी, लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण के बारे में भी हम पढ़ते हैं, ये मोस्टली आपका 11th 12th वाला पार्ट है, थोड़ा बहुत बीएससी वाला भी है। फिर यहाँ पर वेक्टर का पार्ट आ गया है, 3D ज्योमेट्री आ गई है, स्टैटिस्टिक आ गई है, प्रोबेबिलिटी आ गई। लगभग यहाँ पर पूरा का पूरा 11th 12th का पोर्शन दे रखा, थोड़ा बहुत वहां पर आपका कैलकुलस वाले पार्ट में बीएससी का छोटा मोटा है, छोटा मोटा। ये आपके पास मेन यहाँ से यूजी वाला पार्ट आ रहा है। लीनियर अलजेब्रा आपके पास है, लीनियर अलजेब्रा पूरा है। उसके बाद एनालिसिस के अंदर इन्होंने क्या क्या दिया देखो, एनालिसिस में हम बात करें बाउंडेड वेरिएशन वाला दे रखा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। उसके बाद रियल वैल्यूड फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यानी कि मैं रियल एनालिसिस दे रखा है। यहाँ पर आपके पास रियल है, प्लस नीचे यहाँ पर देखोगे आप कन्वर्जेंस, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, मल्टीपल इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ वेरिएबल, मल्टीपल इंटीग्रेशन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये आपका रियल है। उसके बाद हम बात करें डिस्क्रीट इंटीग्रल हो गया। यहाँ पर अगर आप देखो कोची रीमान इक्वेशन वाला तो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट आ गया है। नीचे आप देखोगे थोड़ा सा रेजिड्यू आ गया है, फूरियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया है, यानी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म आ गया है। ठीक है ना, तो रियल हो गया है आपके पास। उसके बाद आप देखोगे तो मैट्रिक्स स्पेस का भी यहाँ पर होगा, एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, तो यानी कि मैट्रिक्स स्पेस आ गया है। ये पार्ट पूरा का पूरा यहाँ पर एनालिसिस में आपने डाल रखा है और ये सारा का सारा पार्ट आप पढ़ते हो, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे आरपीएससी में तैयारी कर रहे हो उन्हीं टॉपिकों को थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेना है, तो आपका सिलेबस है वो भी तैयार हो जाएगा। आपका एस्टेट है, आपका बीएड हो रखी कंप्लीट, पीजी आपकी 50% से है, तो आप आज ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। इतने बड़ी संख्या में मैथमेटिक्स के पद हैं, वो बहुत जल्दी से देखने को नहीं मिलते, वो भी छोटा सा हरियाणा में इतने पद मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो जो साथी इसमें एलिजिबल हैं वो जरूर इस फॉर्म को फिल कर दें। तो काफी साथियों के मन में डाउट था, सर एस्टेट हो जानी चाहिए, कब तक कर सकते हैं, क्या क्या होनी चाहिए, तो ब्रीफ में एक छोटा सा वीडियो है वो बता दिया है, ताकि आपके सारे के सारे दिमाग में जो क्वेश्चंस हैं वो एक साथ आपको सॉल्यूशन उनका मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो, इसकी पूरी पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है, और आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं उस टेलीग्राम चैनल पर।
तो मिलते हैं नेक्स्ट एक कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।